नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का चौथा अध्याय। खाना खाने के बाद तरुण मंडली बंगले के हॉल में जा बैठी है। बब्बन ने प्रस्ताव किया है कि चाय पी जाए। घर की चाय पिए बगैर पी जैसी नहीं लगती। लड़कियों ने यह प्रस्ताव हूट कर दिया है। इतनी रात जो बनाता होगा तुम्हारे लिए चाह, दूध भी है जाने नहीं। दया उठती है। मैं बना लाती। बब्बन कहता है, जीती रहे बेटी। गुड़िया झड़कती है। इस तरह बेचारी से 24 घंटे काम कराते रहोगे, मर नहीं जाएगी। दया, बैठी रहो, कोई बांजी नहीं पड़ रही चाय बनाने की इस समय। बांजी मतलब आवश्यकता। दया जबरदस्ती बैठा दी जाती है। तब बेबी उठती है। मैं बना लाऊं? इस पर सब बेबी की खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बनाई चाय हम तो नहीं पिएंगे, और रसोई से तुमने मदद के लिए बुलाया तो हम नहीं आएंगे। नायिका तुनक कर कहती है, मत पीना, मैं तो पीऊंगी। नायक कहता है, मैं भी। बबली दी की मुनिया ताश की गड्डी ले आती है और एक डबल चाल वाला फल्लास खेलने की जिद करती है। उसे पता है कि खेलने के लिए पैसे बड़े लोग देंगे और जीत जाएगी तो सारा पैसा उसका होगा। हार जाएगी तो जीतने वाले बड़ों से जितौड़ी लेगी। बब्बन कहता है, छोटा खेल खोटा खेल, चवन्नी छाल तो रखो। बबली दी कहती हैं, हमें कोई जुआ थोड़ा खेलना हुआ, देखो समय काटना ठहरा। और बब्बनाओ, ब्लाइंड भी ज्यादा झन करना। छोटा खेल है इसलिए बब्बन बोल मोटा रहा है। ब्लाइंड जरूर करता है। पत्ता पकाने का लंबा चौड़ा नाटक करता है। मंत्रोच्चार के साथ उन अनदेखे 3 पत्तों को बार बार फेंटता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर मात्र पहला पत्ता देखकर उसे बार बार उंगली से ठीक कर शोर मचाता है। अरे ट्रूमैन जैसा ये क्या होगा? ट्रूमैन यानी जोकर। या बड़बाजियो नमस्कार। बड़बाजियो यानी बादशाह। या दुग्गी के नीचे दौलत। या मलका विक्टोरिया की हम पर हमेशा मेहरबानी रही है। या इक्का हो तो चाल करनी ही पड़ती है वरना बेअदबी मानी जाती है। एक पत्ते के बूते के पर इतना कुछ बोल लेने के बाद वह चाल बढ़ाकर चलता है। फिर 2 पत्ते देखकर शोर करता है और चाल और बढ़ाकर चलता है। और तीसरा पत्ता वह देखता नहीं। जब ब्लाइंड खुद किया हो तब तीसरा पत्ता आखिर तक देखने की नहीं होती। और आश्चर्य है कि वह खूब जीतता है। या तो दूसरे उससे भिड़ते ही नहीं, और भिड़ते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। डीडी यह सब जानता है, लेकिन इस बांट में वह भिड़ जाता है। उसके पास हुक्म का इक्का दुग्गा तिग्गा जो है, और मन में सहेज कर रखी है इच्छा भी कि जुआ नशा खिलंदड़ी की दुनिया के इस बेताज बादशाह बब्बन को उसी की दुनिया में नीचा दिखा दे। बब्बन ने कुल 1 पत्ता देखा है, बड़बाज्यू उर्फ बादशाह, और वह चाल पर चाल दिए ही नहीं जा रहा है, बढ़ाता भी जा रहा है। डीडी उससे कहता है, देख ले, अपने पास बहुत बड़ा है। बब्बन मुस्कुराता है। जब तक अपने 10 के इस नोट में कुछ भी बचा है दूसरा पत्ता देखने का सवाल ही नहीं उठता। बेबी 2 कप चाय बनाकर लाई है। वह डीडी के पत्ते देखती है और कहती है, हाय गजब। नायक के गले में कुल 54 है। नायिका बबली दी से 5 रुपए उधार लेती है और फड़ में डाल लेती है। चाल 5 की? बब्बन पूछता है। हाँ, नायिका कहती है। तब देखना पड़ गया दूसरा पत्ता। बब्बन कहता है, डबल बड़बाज्यू, जब 2 आए हैं तो तीसरा साथ लाए ही होंगे। तीसरी आमा होगी, बेबी कहती है। बब्बन दा, हप हो जा, चला जा गड्डी में।
यहाँ बहुत बड़ा है। बड़बाजू लोग एक ही आमा को क्यों लाने लगे, और दो इसमें आ नहीं सकती, बब्बन कहता है। इसलिए चाल। वह जेब से निकालकर 5 का एक नोट फल पर गिरा देता है। बेबी कहती है, इसने तीनों पत्ते देख रखे हैं, शायद ये लगा रखे हैं, शो करा लो। लेकिन नायक एक पत्ता खींचकर चाल कर देता है। बब्बन भी फिर चाल करता है। नायक भी, बब्बन भी, नायक भी, बब्बन भी, नायक भी, बब्बन भी। तनाव खत्म करते हुए नायिका कहती है, 5 की चाल मैंने शुरू कराई थी, मैं कहती हूं शो। बब्बन मंत्रपाठ के साथ तीसरा पत्ता सरका कर देखता है और तीनों पत्ते फड़ पर फेंकते हुए कहता है, हम कहते थे ना कि बड़बाजी जब आते हैं तीनों साथ आते हैं, सलामी निकालो, चरण ताल नमस्कार करो। बेबी ट्रेल देखकर कहती है, ओ ईजा। ईजा मतलब अम्मा। ओ ईजा, इसने लगा रखी होगी पहले से। बब्बन अपने पिता की कसम खाकर कह रहा है कि मैंने पत्ते नहीं लगाए। बब्बन इस बात के लिए तैयार है, बल्कि उसका आग्रह है कि डीडी 5 की चाल के शुरू होने से बाद के पैसे ना दे। किंतु डीडी कमरे में जाकर रुपए लाता है और उधार चुकाता है। वह खेल से अलग होकर चाय पीने लगता है। चाय कोई इतनी खराब बना सकता है, इसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी, लेकिन वह उसे सुड़कता जाता है। बेबी अपने कप में से एक घूंट लेती है और बहुत ही गंदा मुंह बनाती है। वो उस घूंट को थूक देती है और कहती है, छी, मैंने शायद किसी जूठे बर्तन में पानी उबाल दिया, इसमें तो घी हल्दी मेरे सभी का स्वाद आ रहा है। फिर नायिका नायक की ओर देखकर कहती है, ये जाने कैसे पी ले रहा होगा। नायक कहता है, हमें इन मामलों में नखरे सीखने का कभी मौका जो नहीं मिला, जो मिले सो खा लो, यही सुना है बचपन से। बबली दी कहती हैं, शिबो, ऐसा तो हुआ खैर, कम जो दुख थोड़ी उठा रखे डीडी ने। एक ही हाथ में लगभग 30 रुपए हारा नायक यूं ही शहीदाना मूड में था। इस सहानुभूति से और भी शहीदाना हुआ जाता है। फल्लास उस लंबी हार जीत के बाद जम नहीं पा रहा है, इसलिए लोग बाग शिबो शिबो खेल खेलना चाहते हैं। डीडी आदर्श पात्र है। इसमें साधारण हैसियत के मध्यवर्गीय लोग अपने से भी अधिक खस्ता हाल किसी उपस्थित अथवा अनुपस्थित रिश्तेदार को चुन लेते हैं और उसकी दुख गाथा का विशद निरूपण स्वयं करते हैं अथवा उससे करवाते हैं। बीच बीच में सभी कहते हैं, शिबो शिबो, मतलब बेचारा बेचारा। अनाथ डीडी की दुख गाथा इतनी बार सुनी सुनाई जा चुकी है कि अब रिश्तेदार अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फरमाइश कर पाते हैं कि अमुक प्रसंग सुनाया जाए। डीडी जानता है कि यह सहानुभूति झूठी है, और अगर खरी भी है तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है उसका। किंतु उसकी आत्मा इसी करुणा पर वर्षों तक पली है और अब भी इस खुराक के लिए ललक जाती है। तो नायक घाव प्रदर्शन की फरमाइशें पूरी करने में जुट जाता है और बीच बीच में नायिका की ओर देख लेता है। दुखों का वर्णन करने की उसकी एक खास शैली है, जिसमें पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किस्मत में यही था बाबुल मेरे न रो वाले भाव निहित हैं। नितांत प्रभावप्रद सिद्ध होती आई है डीडी की यह शैली, खासकर स्त्रियों पर। दुर्भाग्य की वे सुनकर इतनी विह्वल हुई हैं कि उनके मुंह से यही निकला है, संसार तेरे लिए, आपके लिए कितना निर्दय रहा है बेटा, आया भाई साहब। गुड़िया पूछती है, वह क्या हुआ था डीडी दाजू, तू कहीं खेत चरने गया था। मुनिया कहती है, ऐसा जो थोड़ी, मामा 2 दिन का भूखा था। अरे क्या, छोड़ो। नायक कहता है, पर छोड़ता नहीं। मैं तब 12 साल का रहा हूंगा। मुरली मम्मा के यहाँ रहकर पढ़ता था, रामपुर में। मम्मा रात चले गए अपने गांव पिलखा। मम्मा ने कहा था मामी से, इसे दे जाना कुछ पैसे। नहीं दे गई, भूल गई शायद। रसोई और गोदाम दोनों में ताला लगा गई।
3 दिन लगातार भूखे रहकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पैदल 4 मील चलकर बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कोठी में पहुंचा सुबह सुबह। मेरी किस्मत उन लोगों का उपवास था, और तो और बच्चों ने भी बड़ों की देखा देखी व्रत कर रखा था। चाय मिली, एक टुकड़ा बर्फी का मिला। भूख और भी भड़क गई इस छींटे से। बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने कोठी के पीछे की जमीन में खेती कर रखी थी। मैं खेतों में चला गया। लोबिया लगी हुई थी। मैं खेत के बीच में छिपकर खाने लगा फलियां। पास ही एक मरियल गाय भी यही काम कर रही थी। मैं मजे से खा रहा था। नायिका ने हंसना शुरू कर दिया है। अन्य श्रोता करुण प्रसंग का अंत जानते हैं, इसलिए गंभीर होकर सुन रहे हैं। दया नहीं जानती, फिर भी लगभग रुआसी होकर सुन रही है। मैं मजे से खा रहा था, नायक बात पूरी करता है। तभी खेत में जानवर की खड़पड़ सुनकर पट्टीदार आया डंडा घुमाते हुए। उसकी नजर से बचने के लिए मैं और भी दुबक गया। नतीजा यह है कि वो मुझे ठीक से देख नहीं पाया, और गाय के साथ साथ मुझे भी एक डंडा पड़ गया। नायिका जोर जोर से हंस रही है। दया की आंखें छलक आई हैं। नायक नायिका की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान है, दुखी है। मजनू अपना पीटा खूब है जिंदगी में, बब्बन कहता है, लेकिन उसके स्वर की खिलंदड़ी में थोड़ी हमदर्दी भी मिली है। परार के साल दिल्ली में भी तो पिट गया था। क्या झमेला था वो डीडी? लेकिन डीडी सुनने के मूड में नहीं है। वह खिलखिलाती बेबी को देख रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? नायिका कहती है। हंसू नहीं तो और क्या करूं? मैं होती तो मामे की चुटिया घंघोड़ रखती। घंघोड़ मतलब खींच। घंघोड़ रखती। बिंदेश्वरी प्रसाद जी से कहती कि आप लोगों ने व्रत रखा है तो क्या, पकाओ मेरे लिए कुछ। और जिसने वो डंडा मारा, मैं उसका डंडा छीनकर दो उसके मार रखती। अब सुनाते क्यों नहीं जो बब्बन दाजू सुनाने को कह रहा है? नायक नहीं सुनाता। गुड़िया चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है। वह ऐसा हुआ शायद, डीडी दा बंबई जाने से पहले दिल्ली गया एक बार। इसे क्या जो नाम कहते हैं, कौन जो है वो, अरे आज्ञा, आज्ञा, अज्ञेय। नायक निरपेक्ष स्वर में कहता है। हाँ, अज्ञेय ने बुला रखा था। बुला नहीं रखा था, मैंने ही लिखा था, मैं आना चाहता हूं नौकरी की तलाश में। गुड़िया चुप हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद डीडी अब सारा किस्सा खुद सुना देगा। लेकिन नायक चुप रहता है। सुनाओ भाई, बबली दी कहती हैं। तू सुनाता है? भली गुड़िया, इतने लोग सुनने को बैठ रहे हैं यहाँ, फैन ठहरे तेरे सब। सुनाना क्या है? डीडी जल्दी जल्दी गोली दागती चली जाने वाली मशीन गन की तरह जुमले दागता है। मैं फोर्ट स्क्वायर मालूज वाले हेमदा के पास रुका। वह खुद किसी के साथ रहते थे। गर्मी के दिन थे। मैं बाहर लॉन पर सो रहा था, एक खाट डालकर। एक रात मैं पेशाब करने उठा, आकर लेट गया। कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर 2 क्वार्टर छोड़कर रहने वाला मुस्टंडा लड़का अपनी छोटी बहन के साथ मेरी खाट के पास आया। उसने बहन से पूछा, यही है ना? बहन ने निगाह फेर कर कहा, हाँ। तो मुस्टंडे ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। अरे क्यों? नायिका पूछती है। नायक चुप रहता है। वह ऐसा था शायद, गुड़िया कहती है। मुस्टंडे की बहन का पड़ोस वाले लड़के से कुछ चला हुआ था। नायिका नायक की ओर संकेत करके निगाहें सवालिया बनाती है। मुझसे नहीं, नायक कहता है। वो एक लोफर टाइप लड़का था जो रोज रात को मुस्टंडे की बहन के पास आकर सो जाता था। ऐसा जो था तो वह जरूर कोई और रहा होगा। नायिका सहमत होती है। गुड़िया को यह चुहलबाजी पसंद नहीं। वह किस्सा स्वयं पूरा करती है। उस रात लड़की की माँ की नींद खुल गई, कहा। उसने कोई आता देखा तो पूछा कौन। लड़का पीछे छुप गया और लड़की ने कह दिया कि डीडी दा आया था, मेरे कंगन उतारने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा जो ठहरा कि डीडी दा उठकर गया था अभी अभी।
वे लोग तो डीडी को जेल भिजवाने के चक्कर में थे, बब्बन ने कहा। लेखक वेखक है, ये सब तो उनकी समझ में आता नहीं था। यही जानते थे कि बेरोजगार है। अब बेरोजगार आदमी चोरी की कोशिश कर ही सकता है। शिबो, बबली दी ने कहा। हेमदा नाइट शिफ्ट में गया हुआ था, बल जब लौटा तब भी कुछ खास कह नहीं पाया। क्या कहता, वो खुद ही नया नया आया ठहरा वहां। वो तो कहो डीडी दा की किस्मत से तभी, गुड़िया बोली। तू चुप रहो, बबली दी ने कहा। मुरादाबाद से मुनिया के डैडी पहुंच गए वहां। अपना पराया समझने वाले ठहरे, और इतने को पुलिस वाले ठहरे तुम्हारे भिंजू। डैडी ने बहुत डांटा मुस्टंडे को, मुनिया ने कहा। है ना मम्मी? अरे उनका गुस्सा कौन नहीं जानने वाला ठहरा, बबली दी बोली। और बाद में ना, हेमदा बता रहा था वो लड़की उस लोफर के साथ भाग गई, बल, मुनिया ने कहा। नायक नायिका इस बीच एक दूसरे को अपलक देखते रहे हैं। मार दो जोक, नायक चुनौती देता है। कह दो क्या करती बेचारी, डीडी भगा कर ले ही नहीं जा रहा था। नायिका हंसती है, कहती है, ऐसा जो क्या, मैं कहूंगी क्या करती बेचारी, घोड़े की जीन जो नहीं ठहरी। पता नहीं ये क्या कहती है पगली, बबली दी बोली। इसमें घोड़े की जीन कहां से आ गई, देखो। जीन सिमंस, नायक झड़क कर कहता है। नायिका अपने मुंह नाक को जिनसे नायक को जीन सिमंस की याद हो जाती है, खरगोश की तरह हिलाती है और फिर कहती है, जीन, और नाक सुड़क कर नाम पूरा करती है, सिमंस। यह अदा उसने फिल्म बरसात से सीखी है। स्थिति के तनाव से बेखबर मुनिया कहती है, डीडी मामा को बचपन में बंद भी तो कर देते थे ना, वह भी तो जेली हुई। शिबो, बबली दी कहती हैं, और फिर आवाज को थोड़ा नीचा करके किसी से ना कहना वाले अंदाज में तर्जनी उठाकर बताती हैं, दुर्गुली बुबू। बुबू मतलब बुआ। दुर्गुली बुबू, उनको होने वाला ठहरा भाग जाएगा करके बदनामी तो होगी ही, मुफ्त का नौकर भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जब कहीं जाने वाली ठहरी, इसे बंद कर जाने वाली ठहरी। यह खिड़की में खड़ा हुआ देखते देखते रहने वाला ठहरा। बब्बन जाकर इससे बात करने वाला हुआ, फिर हम ही ने कहा बुब्बू से, हम ही ने तो भिजवाया इसे इलाहाबाद। बड़ा मजा आता होगा इतनी बड़ी कोठी में अकेले बंद होकर, नायिका कहती है। बबली दी मुंह मटकाती हैं। कोठी, दुल बुर्गबू के पास तो कोठरी जैसी थी, तो भी मजा आता होगा। मुझे बंद कर जाती दुर्गुल फुरगुल, मैं उसकी एक एक चीज फाड़ तोड़ रखती मजे से। नायक चीख कर कहता है, हाँ मजा आता था। और इलाहाबाद में जब पियक्कड़ पूरनदा बिना किसी बात मुझे बेंत से मारते थे और हाथों में नील उभर आती थी, तब भी मजा आता था। अभी यह बताएंगे कि कैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि कॉर्डरॉय की पतलून पहनूं, और जब बबली दी वाले भिंजू ने मुझे कॉर्डरॉय का पीस लाकर दिया जनेऊ पर, तब उससे पतलून मेरे लिए नहीं, पूरनदा के बेटे के लिए बनी। और और मुझे बहुत मजा आया। नायक का कंठ भर्रा उठा है। अपने को संयत करते हुए वह कहता है सीधा नायिका से कि सुन लो अच्छी तरह, ऐसे ही मजे लेते कटी है मेरी जिंदगी, और जो इस बात से जल रहे हैं उन्हें मैं मजा चखा कर रहूंगा। नायक अपनी जेबें टटोलता है, सिगरेट नहीं है। बब्बन उसे पैकेट थमा देता है। नायक बुदबुदाता है, गुड नाइट स्वीट प्रिंसेस, कुछ इस तरह मानो यह भी गाली हो एक, और कदम पटकता सा तेजी से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलते ही उसकी चाल मंदी पड़ जाती है। वह चाहता है कि बब्बन उसे मनाने समझाने बाहर आए। बबली दी की आवाज सुनाई देती है, शिब्बो, दीदी मूडी ठहरा, उसे चुड़ाया क्यों? फिर बब्बन की आवाज, जाओ देखूं कहां जा रहा है, सूर्या ठहरा, कहीं इसी समय तल्ली ताल न चल दे। और अंत में बेबी की आवाज, तू यहीं रह, मुझसे नाराज हुआ, मैं जाऊंगी मनाने। नायक रेलिंग की जगह अब चीना माल से मिलने वाली पगडंडी का रुख करता है।
मानो सचमुच ही तल्ली ताल जा रहा हो। नायिका दौड़ पड़ती है। नायक कदम तेज करता है, लेकिन दौड़ना उसे अशोभन मालूम होता है। पांगर के पेड़ तले नायिका नायक को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा डीडी? नायक धुएं का एक छल्ला बनाता है। खूब रिसा रहा ना मुझसे? नायक धुएं का एक और छल्ला बनाता है और नायिका की ओर नहीं देख रहा है। उसकी दृष्टि पांगर के पत्तों के पार आसमान में कुछ खोज रही है। मुझे मार। क्यों? रीस निकल जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं है। झूठ। हो भी तो मारपीट थोड़ी की जाती है। की जाती है। मैं तो इसीलिए हंस रही थी कि तू नहीं करता। डांटो, झगड़ो, मारो, खाली रोना क्या हुआ? मैं कौन होता हूं किसी से झगड़ सकने वाला? क्यों नहीं होता? इतना बड़ा आदमी ठहरा, इतना दिमाग वाला। हम क्या ठहरे तेरे सामने? भूस पहाड़ी। भूस मतलब जाहिल। भूस पहाड़ी? हमने कहाँ देखी ठहरी दुनिया? मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मजाक मैं उड़ा रही हूं या तू उड़वा रहा है? क्यों रोता है उन सब लोगों के सामने? ऐसा क्या धरा है उनके पास जो तू उसे पाने के लिए ड्या ड्या करता है? ड्या ड्या मतलब रोने की आवाज। जो तू उसे पाने के लिए ड्या ड्या करता है। क्यों रे? शिबो शिबो खाकर पेट भर जाएगा तेरा। शिबो शिबो ही तेरी जगह जाकर इम्तिहान दे आती होगी ना, जो फर्स्ट पास होता रहा। शिबो शिबो ही तेरी कहानियां, तेरे नाटक लिख जाती होगी ना। और शिबो शिबो नहीं, 2 फिल्मों में तेरा नाम भी पर्दे पर चमका दिया होगा ना। नायक पांगर के तने से टिककर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट उपेक्षित जलती रहती है। वह आंखें बंद कर लेता है। सुन। वह उंगलियों से उसकी पलकों के पर्दे उठाते हुए कहती है, मैं ना तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। दया दी और गुड़िया तो तेरी बातें करने वाली ठहरी। तुझे नहीं पता तू कितनी अलग तरह का हुआ। हीरो ठहरा इन लोगों का, हीरो। रोएगा तो इनका जैसे ही हो जाएगा। मैं तो। नायक समाप्त प्राय सिगरेट को एक कश लेकर फेंक देता है। मैं तो इनसे भी गया गुजरा हूं। कैसे? नायिका पूछती है। जब मैं तक अपने को इनसे गया गुजरा नहीं मानती, तू कैसे मानता है? वह कोई और था क्या जिसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे हर तरह से बड़ा हूं बल? नायक खामोश रहता है। एक टहनी लेकर पेड़ तले लगे पत्थर से काई हटाने लगता है। चांदनी में पड़ता है एक नाम, रॉन्देवू, संकेत स्थल। अभी भी रिसाया हुआ है देखो। माफ करो महाराज, तो मैं इस जन्म में कभी कहने वाली नहीं ठहरी। रीस आ रही है, मार एक थप्पड़, रीस खत्म। नायिका नायक का हाथ पकड़ती है, उसकी हथेली को अपने गाल के पास झटके से लाती है। ऐसे। लेकिन नायक उस झटके को रोक देता है। नायिका के गाल पर चांटा नहीं लगता। हथेली केवल आकर टिक जाती है। नायिका उसे वहीं टिके रहने देती है। तू बुद्धू है बेबी, नायक कहता है और उंगलियों से नायिका के चेहरे का भूगोल टटोलता है। हाँ, अब हुआ तो ठीक, नायिका कहती है। सुन, दयादी बहुत होशियार है। तू उससे शादी कर। नायक की उंगली नायिका के होठों पर रोक लगा देती है। नायक कहता है, मैं किसी बुद्धू से ही शादी करूंगा। नायिका नायक की उंगली काट लेती है और आंखें नचाकर पूछती है, घोड़े की जीन से? नायिका अब दौड़ने को होती है। नायक लपक कर उसे पीछे से पकड़ता है और तभी टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है। व्हाट इज ऑल दिस? नैनीताल क्लब से लौटे फौजी अफसर ठुलदा कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं। बंगले से भी बब्बन, बबली दी, गुड़िया इन्हें ढूंढते इस ओर ही आ रहे हैं। बेबी, भीतर जाओ, ठुलदा आज्ञा देते हैं। वहां चल पड़ती है। यह सब क्या तमाशा है? तुम सयानों के रहते यहां ये क्या बचपना हो रहा है? ठुलदा पूछते हैं बबली दी से। अब क्या कहा जाए आजकल के बच्चों से। मैंने तो पहले भी टोका। मैं तो तेरी बाट देख रही ठहरी कि सारी बात बताऊं। वैसे हुआ क्या? कोई खास बात? घरे के बच्चे हुए, कुट्टी सल्ला मान मनोवल होने ही वाला हुआ ना सब। हमारा जो नहीं होता था। तू भी कार्तिक, बबली दी ने कहा। अब चलो रे, सोते नहीं हो आज?
लेकिन ठुल्दा गरजते हैं, पूछ रही है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये पूछो, इस लोफर लड़के ने। बेबी रुक जाती है, पलट कर कहती है, कुछ नहीं हुआ ठुल्दा, तेरे जो मन में आएगा कह देगा क्या? तेरे लिए लड़का लोफर ठहरा तो मैं क्या ठहरी? भीतर जाती है कि नहीं? ठुल्दा सुर्खियों में चीखते हैं, जा रही हूं, सब लोग चलो, सारी दुनिया को ये बता देना जरूरी जो क्या है कि हमारा ठुल्दा आज पीकर घर लौटा है। बेबी कहती है शांत संयत। ठुल्दा बेबी की ओर झपटते हैं, बब्बन उन्हें रोकता है, बबली दी उसे टोकती हैं। इधर से निराश होकर ठुल्दा डीडी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है, हैंड्स ऑफ माय सिस्टर यू वर्म। नायक ने आज तक पलटकर जवाब किसी को दिया नहीं है, लेकिन परमात्मा की है यह फिल्म और चवन्नी क्लास में बैठे हैं अनेक दर्शक। ऐसा समझते हुए वह ठुल्दा का हाथ झटक देता है और कहता है, हैंड्स ऑफ मी इफ यू प्लीज कर्नल शास्त्री। और तब ठुल्दा एक जोरदार झापड़ डीडी को मारते हैं। नायक पहले थोड़ा अचकचाता है और फिर अपनी शक्ति भर उनसे जूझ जाता है। तभी कक्का भीतर से आ जाते हैं। कार्तिक, वह कहते हैं, बचपना मत कर डियर, और डीडी तुम बब्बन के साथ भीतर अपने कमरे में जाओ मिस्टर। परसों ने कहा जाना, तुम्हें कहा जाना, 2 दिन के साथ में ये फौजदारी कैसी ठहरी है? उन लोगों ने हॉल बंद कर रखा है, वहीं उनकी सभा जुटी है। डीडी पारिवारिक मंत्रणाओं की इस दुनिया से सदा का बहिष्कृत है। बब्बन को डीडी का साथ देने के चक्कर में परिषद से बाहर रहना खल रहा है। जाकर देखूं लल्लू क्या खिचड़ी पका रही हैं ये लोग। बब्बन उठ ही जाता है। कर्नल आज टुल्ल है नशे में, इसी वजह से गलत फैमिली हो गई बिस्को। तो फिक्र मत करियो, मैं सब संभाल लूंगा। नायक खामोश रहता है पहले, फिर जब बब्बन दरवाजे पर पहुंच चुका होता है तब वह कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेबी से प्यार करता हूं। बब्बन एक क्षण ठिठकता है, फिर झूठ मूठ कहता है, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या फरमाया हुजूर ने? कह दिया जो कहना था, नायक कहता है और तकिए में मुंह घुसाकर औंधा लेट जाता है। देर तक हॉल से आवाजें आती रहती हैं। ध्यान दे तो बातचीत के कुछ टुकड़े वह सुन समझ भी सकता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। कह दिया जो कहना था, वह कहता रहता है अपने से। ऐसा कह देने से मानो एक बोझ उतर गया है, मानो एक चढ़ाई पार हो गई है। लेकिन यह कैसा बोझ है जो उतार देने से बढ़ गया है? यह कैसी चढ़ाई थी कि इसके आगे असंभव रूप से तीखी एक और चढ़ाई नजर आ रही है। डीडी अपने को बहुत बहुत थका हुआ महसूस करता है। डीडी एक सपना देख रहा है। चारों तरफ बर्फ है, बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। डीडी बब्बन से पूछ रहा है, स्वर्गारोहिणी कहाँ ठहरी डियर? वह उस लहजे में, उस शैली की हिंदी बोल रहा है जिससे जागृत अवस्था में अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया। इस बर्फ के बीच जाने कैसे उसका पुश्तैनी गांव प्रकट हो गया है। वह तो खड्ड में है, एक बहुत ही विभत्स सा, सर्वथा बदरंग हो चुका सा सीपिया चित्र कोई उसे दिखा रहा है। अर्थी पर रखी लाश जिसका सिर सीधे कैमरे की ओर देखते हुए 2 लोग उठाए हैं। लाश के बगल में एक औरत कलप रही है। कोई कह रहा है, ये ईजा, ईजा मतलब मां, ये ईजा है और यह लाश बाबू, बाबू मतलब पिता। कोई कह रहा है ये ईजा है और यह लाश बाबू की है। ऐसा कोई चित्र डीडी के माँ बाप का है नहीं। हाँ, ऐसे विभत्स स्मारक उसने कुछ अन्य परिवारों में देखे हैं। सपने में डीडी अब उस चित्र की मां की आंसू भरी आंख को देख रहा है। यह आंख नहीं है, झील है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फानी पहाड़ियां हैं, बीच में नीली गहरी झील है जो शायद डीडी की ईजा की आंख है। स्वर्गारोहिणी यहीं से शुरू होने वाली ठहरी ना? अब बेबी बब्बन से पूछ रही है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह सामने के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही है। डीडी
उसके पीछे दौड़ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला है, लेकिन दोनों ही अध कदम में, अधर में सहसा रुक गए हैं, रुके ही रहे हैं। मूवी वाला जैम हो गया है, डीडी शिकायत करता है और संपादन कक्ष में फिल्म देखने वाले यंत्र को ठोंकता पीटता है। फिल्म संपादक घाईमड़े बताता है, इधर में फ्रीज शॉट है। सुनकर नायक उदास हो जाता है। विभत्स लगता है उसे यह फ्रीज शॉट, एक बदरंग सेपिया फोटोग्राफ सा। उसकी नींद टूटती है, लेकिन सपने की उदासी जागृतावस्था में छलकी आती है। सिरहाने से घड़ी निकालकर वह देखता है, 6:30। अभी रोशनी हुई नहीं है, लेकिन रसोई से आती आवाजें बता रही हैं कि जगार हो चुकी है घर में। हॉल के उस पार वाले बेडरूम में कर्नल साहब जोर शोर से हुक्म जारी कर रहे हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सामान बंधवा रहे हैं। डीडी जानता है कि कल के अप्रिय प्रसंग के बाद उसे उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नायक उधर जाता है। सामान बांधा जा रहा है। नायिका भी अपना सूटकेस ठीक कर रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नायक पूछता है। आप? कर्नल साहब दोनों हाथ अति नाटकीयता से जोड़कर कहते हैं, कृष्णमुख कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। नायक अपना रक्तिम मुख लेकर उल्टे पांव लौट पड़ता है। थोड़ी देर वह बाहर बरामदे में खड़ा रहता है, जाने किस उम्मीद में। फिर वह रसोई घर की ओर जाता है। काकी उसे कुछ संकोच से देखती है। बबली दी उसे चाय का गिलास थमा जाती हैं और फुसफुसा कर कहती हैं, कार्तिक ही हुआ वह सदा का गुस्सेबाज, 2-4 दिन में भूल जाएगा। तू अपनी तरफ से अब और कुछ झन कहना, झन करना। हाँ डीडी भाऊ, हमारी वजह से तू यहाँ आया ठहरा, ये लोग आए ठहरे, हमारी इज्जत का सवाल भी तो ठहरा इसमें। अच्छा, क्या खाता है चाय के साथ? शक्करपारे होंगे 2-4, लाऊं? डीडी मना कर देता है और चाय लेकर बरामदे में फिर जा बैठता है। अब वह सुनता है कि बबली दी कर्नल साहब पर शुरू है। क्यों, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? सत्यनारायण कथा छोड़कर कैसे जाओगे? मैंने डीडी को समझा दिया है, वो तो बच्चा है। तुम तो सयाने समझदार ठहरे। ऐसी ड्रामाबाजी करोगे बात का बतंगड़ बनेगा। हम क्या कहेंगे लोगों से? क्यों चले गए, क्या बताएंगे? कर्नल साहब कोई जवाब नहीं देते। तब राजनयिक बबली दी समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। जो तुम समझते हो कि तुम्हारी बेबी को यहाँ अपने घर में अपने परिवार वालों के बीच कोई खतरा है, तो कार्तिक, बेबी और दया चले जाओ बल। हम कह देंगे कि कार्तिक की छुट्टी नहीं थी करके। गोदी कैंजा कैसे जा सकती है कथा छोड़कर? देखो कैंजा, तू यहीं रहेगी, तुझे हम पहुंचा देंगे। बबली दी को लोगों ने ब्रिगेडियर सैप नाम यूं ही नहीं दे छोड़ा है। कर्नल साहब को उनका समझौता प्रस्ताव मानना पड़ा। तो मित्रों, ये थे कसब के अगले 10 पन्ने, पृष्ठ संख्या 41 से 52 तक। इस उपन्यास का सफर हम आधे आधे घंटों के अध्याय में तय करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही।